अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर का पार्ट 3, लेक्चर 8 का पार्ट सी। तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे 12 स्टार्स, मतलब 12 टॉपिक्स, जिसके अंदर हमारे पास पहला टॉपिक होगा इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। हमारे पास दूसरा टॉपिक होगा मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। और हमारे पास क्या होगा, तीसरा टॉपिक होगा मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। और हमारे पास चौथा टॉपिक जो होगा ना, वो होगा हमारे पास यूसुफ पटेल केस। ठीक है, PL 1955 FC 387। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा पॉइंट होगा जो आज डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास होगा इसके अंदर चैलेंजेस बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या हमारे पास चैलेंजेस थे। उसके बाद हमारे नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे अक्टूबर 7 1958 के अंदर जो है ना फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था, वो। पॉइंट 7 हम पढ़ेंगे 200 केस के बाद हम पॉइंट 8 पे पढ़ेंगे हमारे पास जो है ना 1959 का बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डर 1959, जो अयूब खान के दौर का था। उसके बाद जो हमारे पास है ना स्टार 10, ये हमारे पास क्या था स्टार 8। तो स्टार 9 के ऊपर हम क्या पढ़ेंगे, उस पर हम पढ़ेंगे ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में, उसके क्या इम्पेक्ट थे। और उसके बाद हम जो स्टार 10 है वो पढ़ेंगे ज़ियाउल हक जो है ना जब पावर के अंदर आया था, तो उसका क्या हमारे पास रोल था। और जो 11 पॉइंट है वो लायर मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 12 पॉइंट आसम आसमा जिलानी केस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये लेक्चर आज हम कंप्लीट करेंगे, ये 12 पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन यानी अडेप्टेशन ऑफ 1935 एक्ट जो है ना, ये हमारे पास जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था ये नहीं बना हुआ था जब पाकिस्तान बना था। तो गवर्नमेंट को जो है ना चलाना था, तो गवर्नमेंट किस बेस पे चलाई गई थी, 1935 का जो इंडियन एक्ट था ना उसके मुताबिक हमारे पास जो सबसे पहले गवर्नमेंट को चलाने के लिए अडॉप्ट किया गया था। उसमें क्या था कि सबसे पहले हमारे पास गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल क्या था कि ये सबसे पावरफुल ऑफिस था। और ये जो हमारे पास इसके पास क्या अथॉरिटी थी कि जो सीनियर कोर्ट के जजेस होते हैं ये उनकी अपॉइंटमेंट करता था, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजेस की। दूसरी इसके पास क्या अथॉरिटी थी, ये थी कि ये मिनिस्टर्स वगैरह भी अपॉइंट करता था। और इन दोनों को ये सैक करना होता या रिमूव करना होता, वो भी अथॉरिटी गवर्नर जनरल के पास थी। हमारे पास दूसरा आ जाता है इसके अंदर रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या था कि ये हमारे पास जो फेडरल लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग के अंदर अपना रोल प्ले करती है, और हमारे पास ड्राफ्टिंग और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अपना रोल प्ले करेगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो इंस्टीट्यूशन था वो था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो हमारे पास क्या था कि पहले गवर्नर जनरल क्या थे, कादिर मोहम्मद जिन्ना थे। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो भी ये खुद ही थे। ठीक है, तो क्योंकि उस वक्त जो था ना कायदे आज़म गवर्नर जनरल थे, तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर का होता था ये नहीं था। ठीक है, अगर होता तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बनते, मतलब प्रेसिडेंट वगैरह, तो या PM बनते। तो फिर हमारे पास कमेटीज़ थी डिफरेंट किस्म की, उनको डिफरेंट किस्म के टास्क दिए गए थे उनके साथ डिस्कशन वगैरह के लिए, ताकि वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना ड्राफ्टिंग के अंदर हेल्प करें। 1949 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई, उसके अंदर 23% जो थे ना माइनॉरिटीज़, वो चाहते थे कि हमारे पास जो है ना इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की जाएँ, क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो सारी की सारी इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक स्ट्रक्चर के ऊपर बनाई गई थी, और माइनॉरिटीज़ को नहीं देखा गया था। तो इनके अंदर माइनॉरिटीज़ को भी ये ऑब्जेक्शन थी 1949 की। तो हमारे पास ये की थी, ये हमारे पास सजेशंस थी माइनॉरिटी से कि उनकी जो सजेशंस हैं वो ऐड की जाएँ। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना वो वाली जो है ना ओरिजिनल जो उनकी ड्राफ्टिंग है वो ना की जाए, बल्कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज़ के भी हकूक़ को ख्याल रखा जाए और उनको भी बराबर बराबर हकूक़ दिए जाए। तो इसको क्या था कि माइनॉरिटीज़ ने रिजेक्ट कर दिया इन सजेशंस को। ये किसकी तरफ से पेश की गई थी, लियाकत अली खान की तरफ से, जो कि क्या थे हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। और उनको फिर क्या कर दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था। और हमारे पास फिर इधर से कौन थे, गवर्नर जनरल हमारे पास गुलाम मोहम्मद साहब थे, थर्ड गवर्नर जनरल। और जो इधर से PM थे ना वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब थे, इनकी असैसिनेशन के बाद, लियाकत अली खान के असैसिनेशन के बाद। तो गुलाम मोहम्मद साहब ने क्या किया कि इन्होंने इसको फोर्स किया कि ये रिज़ाइन कर दें। इस तरह जो है ना उसके ऊपर पॉलिटिकली जो पाकिस्तान था वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो गया। पंजाब के अंदर आर्टिफिशियल फूड क्राइसिस क्रिएट किया गया, इधर से अहमदी मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो हमारे पास आर्मी के जो जनरल थे उन्होंने पंजाब के अंदर क्या कर दी, इम्पोज कर दिया लाहौर के अंदर इमरजेंसी। तो इस तरह फिर हमारे पास क्या हो गया, 6 मार्च 1953 को क्या थे, मुल्क के हालात ख़राब थे और ख्वाजा साहब को भी सैक कर दिया गया। फिर हम दूसरा जो पॉइंट है जो हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे वो है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। ये पाकिस्तान के मोहम्मद अली बोगरा जो थे ना थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। ईस्ट पाकिस्तान जो था उसकी 57% पॉपुलेशन थी। एज़ पर हामिद खान की जो बुक है ना रेफरेंस उसको लिया गया। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में हमने कहा था कि हम ज़्यादातर हामिद खान को कंसल्ट करेंगे फॉर कॉन्स्टिट्यूशन पहले लेक्चर में। ठीक है, तो ये ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो अब बांग्लादेश कहलाता है उसकी उस वक्त 57% पॉपुलेशन थी। और कंट्रोवर्सी क्या थी कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो यूनिकैमरल थी, सीट्स का इशूज़ था। और जो पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो वो चाहते थे कि हमारी सीट्स भी ज़्यादा हों, मगर ये उनको नहीं दिया गया था हक। तो मोहम्मद अली बोगरा ने इनके लिए जो है ना एक सोल्यूशन ड्राफ्ट किया। जो सोल्यूशन था ना वो एक फार्मूले के तहत किया। ये ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान,
लोअर हाउस की सीट्स, अपर हाउस की सीट्स और टोटल सीट्स। तो इन्होंने कहा कि जो ईस्ट पाकिस्तान है ना उसको 165 लोअर हाउस के अंदर दी जाएँ सीट्स और 10 सीट्स दी जाएँ अपर हाउस के अंदर, इस तरह उनको टोटल सीट्स 175 दी जाएँ। और जो वेस्ट पाकिस्तान है उसको 135 दी जाएँ लोअर हाउस के अंदर और 40 सीट्स दी जाएँ अपर हाउस के अंदर, इस तरह इनको भी 175 दी जाएँ। तो इन्होंने एक ये इशू सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला दिया था। ये था तो ज़बरदस्त, मगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास ये था ना बोगरा। इन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना वो यूनिकैमरल जो है ना उसको बाई कैमरल कर दें। मतलब जो अपर हाउस है ना उसके अंदर जो 10 सीटें हैं वो हर प्रोविंस के पास आएंगी, और जो बलूचिस्तान सिंध और पंजाब के पी की है ना इनके पास 40 सीट्स आएंगी, 40 सीट्स। तो इस तरह जो थी ना 175 वो कंपेयर करके इन्होंने एक मतलब बैलेंस क्रिएट किया था। उसके बाद हमारे पास क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे उस वक्त वो कौन थे, मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। फिर हम चलते हैं आगे, इनके साथ हमारा क्या प्रोसेस चला उस वक्त। हमारे पास क्या था कि जो थी ना हमारे पास 1935 का एक्ट जो था, ठीक है। अब उसका जो है ना गलत भी इस्तेमाल किया गया क्या इस ये पता क्या करता था कि गवर्नर जनरल को एम्पावर करता था। इसमें एक क्या एक्ट था, ये पेरोडा एक्ट था, जिसको गुलाम मोहम्मद ने हमेशा गलत यूज़ किया। इसको किस लिए यूज़ किया जाता था, अगेंस्ट ये मिनिस्टर को सैक करने के लिए यूज़ किया जाता था बाय गवर्नर जनरल। और गुलाम मोहम्मद ने ना इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भी डिसॉल्व किया। ये इसी पेरोडा एक्ट के तहत जो है ना इसको मतलब एम्पावर करती थी गवर्नर जनरल को। और गुलाम मोहम्मद ने इसका गलत इस्तेमाल करके मिनिस्टर्स और जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसको हमेशा डिसॉल्व करने के अंदर अपना रोल प्ले किया है, जो कि तारीख के अंदर एक दब है। और फिर हमारे पास क्या होता था कि इसके ज़रिए पेरोडा एक्ट कहते हैं कि इसको है पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन एक्ट, ठीक है। ये 58(2) सेम एज सेक्शन 10, ठीक है। तो ये सेक्शन 10 जो था ना 1935 का, ये इस तरह ही था जैसे 52 भी हमारे पास आर्टिकल के अंदर है, जिसको भी रिमूव कर दिया गया पाकिस्तान के आर्टिकल 1973 से। तो इसका हमेशा गुलाम मोहम्मद ने गलत इस्तेमाल किया, मिनिस्टर्स को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली को जो है ना उसको भी डिसॉल्व करने के लिए, मतलब पॉलिटिकल बेसिस बनाकर। तो इस तरह ये इनका सिस्टम वहाँ तक चला। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस आया, जिसको हम रेफर किस तरह करते हैं, PLD 1995 FC 240। जो FC है ना ये भी हमारे पास एक एक्ट है, FC का एक्ट, ठीक है। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन का कोर्स इसके तहत जो है ना केस चला। मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस क्या था कि हमारे पास जो PLD है ना, पाकिस्तान लीगल डिसीजंस 1955 ईयर है, FC फेडरल कोर्ट को कहते हैं। ये 1935 के तहत बनी हुई थी, आल्सो नोन एज, अब इनको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। 240 जो हमारे पास है ना ये पेज नंबर है। तो ये उस कानून के पेज नंबर 240 के तहत जो है ना मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस चलाया गया। अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ। जो हमारे पास PLD थी ना ये एक मैगजीन थी, इसके अंदर क्या था कि लीगल डाइजेस्ट था, कोर्ट डिसीजंस को इसमें पब्लिश होते थे। मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस क्या था, जो हमारे पास आर्टिकल 223A था ना एक्ट ऑफ 1935 का, तो उस लॉ के मुताबिक क्या थी कि दो टाइप्स होती थी। एक तो ये था कि गवर्नर जनरल जो है ना वो किसी चीज़ की इजाज़त दे, और दूसरा था कि वो इजाज़त ना दे, मतलब ये उसके पास अथॉरिटी थी। हमारे पास आर्टिकल जो 223A था 1935 एक्ट का, वो क्या कहता था कि वो कहता था कि अलाउ कोर्ट टू फाइल रिट अगेंस्ट गवर्नमेंट फंक्शनरी। तो ये हमारे पास क्या था कि कोर्ट को ये इजाज़त देता था कि वो किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनरी के खिलाफ जो है ना एक रिट फाइल कर सकती है। जैसे फिर इसका क्या हुआ कि इसका जो सिंध कोर्ट थी उन्होंने क्या कहा कि इट्स अ लॉ। उन्होंने जो 223 आर्टिकल ए है ना इसकी जो इम्पोजिशन थी या इसकी जो प्रैक्टिकलिटी थी उसको क्या कह दिया कि ये एक लॉ है, उसको अप्लाई कर दिया। जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने असेंट नहीं दी, वो नहीं चाहते थे कि इसको लॉ बने दिया जाए। तो स्टेट ने क्या किया, ये स्टेट ने फिर अपील कर दी FC के अंदर, ठीक है। उसने फिर क्या कहा कि जो है ना गवर्नर जनरल अगर असिस्ट करता है, गवर्नर जनरल अगर असिस्ट करता है तो फिर रिट फाइल होगी, वरना रिट फाइल नहीं होगी। तो इससे फिर क्या हुआ कि हमारे पास उन्होंने क्या अप्लाई क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, द डिसीजन ऑफ सिंध हाई कोर्ट वाज रिवर्स्ड। तो गवर्नर जनरल ने पता है अपनी जो असिस्टेंट्स थी और जो उनकी अथॉरिटी थी उसको यूज़ करते हुए रिट को खारिज कर दिया। और जो सिंध की हाई कोर्ट थी ना उनकी जो उन्होंने फैसला दिया था उसको नलीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, अप्लाइंग डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत उसको नलीफाई कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया गया। अब क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती थी, और जो लेजिस्लेटिव का ऑर्गन था वो भी नहीं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व हो जाती तो फिर जो लेजिस्लेचर था उसका ऑर्गन था वो भी नहीं रहता। तो इसलिए फिर उन्होंने इसको रिवर्स करवाया। अब हम पता क्या चलते हैं, आगे चलते हैं यूसुफ पटेल केस की तरफ। यूसुफ पटेल केस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है PL 1955 FC 387 के तहत जो है ना ये इसका रेफरेंस है। यूसुफ पटेल हमारे पास क्या था कि इस केस के अंदर ये था कि हमारे पास जो गवर्नर जनरल थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पावर उन्होंने ग्रैब कर रखी थी, उनका नाम क्या था, गुलाम मोहम्मद। और उन्होंने क्या किया था कि बाय
एनर्जी पावर ऑर्डिनेंस, उन्होंने एनर्जी पावर ऑर्डिनेंस के तहत क्या किया होता, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पावर्स को ग्रैब किया हुआ था। 92A आर्टिकल अंडर दिस लॉ, ये क्या कहता था कि सूबों के अंदर जो सूबों में गवर्नर करेंगे ना, वो सारा जो है ना इसके तहत होगा, गवर्नर जनरल के तहत, ठीक है। इसकी क्या होगी, ग्राफ्टिंग होगी, लॉ मेकिंग होगी, जो इसकी पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास नहीं होंगी। तो हमारे पास अब यूसुफ पटेल का केस क्या था कि यूसुफ पटेल का केस PL 1955 FC 387 के तहत था, ये उसका रेफरेंस है। इसमें क्या था कि गवर्नर सिंध जो थे ना, उन्होंने क्या किया कि सिंध गवर्नमेंट जो एक्ट है ना वो लागू कर दिया, ठीक है। उसके तहत पता है क्या हो गया, जब ये लागू हो गया तो जो लॉ था वो पेंडिंग हो गया, और जो यूसुफ पटेल था ना उसको अरेस्ट कर लिया गया, और उसने जो है ना यूसुफ पटेल ने फिर उसके खिलाफ क्या की थी, रिट पिटीशन की। जब इसने रिट पिटीशन की तो फिर क्या हुआ कि EO जो नहीं एमरजेंसी लग गई, ठीक है, और अगेंस्ट एक्ट 1935 के खिलाफ जो है ना एमरजेंसी लग गई, और जो था ना आर्टिकल 92A उसे इलीगल करार दे दिया गया। और जो गवर्नर था ना, जो हमारे पास गवर्नर जनरल था, उसने फिर हमारे पास क्या कर दिया, G एक्ट लगा के अरेस्ट कर दिया इसको। और फिर जो है ना इस सारे को इसके ऊपर क्या था कि FC एग्रीड थी, और जो EO है ना इसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसकी इलीगैलिटी की वजह से जो है ना यूसुफ पटेल को अरेस्ट किया गया था। अब फिर क्या हो गया, जो हमारे पास गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने क्या की, उन्होंने फाइल पिटीशन की, ठीक है, FC के अंदर। वो FC के अंदर क्या, वो FC के तहत क्या चाहते थे कि आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते, जब तक नहीं तो फिर कौन करेगा, अगर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता तो फिर लेजिस्लेचर को कौन बनाएगा, इसलिए जो है ना इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता था। फिर जो FC था ना, FC रूल्स के तहत जो है ना हमारे पास सब्जेक्ट अगर आप कर सकते हैं तो अप टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जल्द अज जल्द बनानी चाहिए। मतलब FC की जो रूल्स है ना वो कहते थे कि अगर आप मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व करना है तो आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए या उसकी कोई ड्राफ्टिंग हो जाए। तो फिर हमारे पास क्या था कि गुलाम मोहम्मद जो थे ना, इन्होंने अपने दोस्त जो थे ना जस्टिस मुनीर, उनको क्या लगा दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया, जो कि जूनियर जज थे। वो डिनाई करते रहे, क्रिटिसाइज़ करते रहे, मगर फिर भी जो है ना जस्टिस मुनीर जो है ना वो उनको गुलाम मोहम्मद ने क्या बना दिया, चीफ जस्टिस बना दिया। किस लिए बना दिया, ताकि वो इनके जो है ना अहकामात है ना उनको माने और रूल्स को उस तरह मोल्ड करे जिस तरह वो चाहते थे उनकी हदायत के मुताबिक। फिर गुलाम मोहम्मद ने क्या किया, बोगरा साहब को कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, दो कैबिनेट मेंबर्स थे जो कि दोस्त थे, जिनमें एक जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे जो रिटायर्ड थे, और दूसरे जनरल अयूब थे, ये गुलाम मोहम्मद के दोस्त थे, ठीक है। ये जो थे ना जनरल अयूब खान, ये उमर अयूब के दादा थे, ये उस वक्त हाजिर सर्विस थे, और जनरल सिकंदर मिर्ज़ा रिटायर थे। तो इन्होंने अपने गुलाम मोहम्मद ने अपनी जो कैबिनेट बनाई उनके अंदर ये कैबिनेट मेंबर्स रखे, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट ऑफ द हिस्ट्री वेयर सिविलियन ओपन डोर्स फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन। ये सबसे पहला वक्त था जबकि एक सिविलियन गवर्नमेंट ने मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए अपने दरवाजे खोले। तो इसमें क्या हुआ कि सिकंदर मिर्ज़ा जो थे ना इन्होंने क्या किया, गुलाम मोहम्मद जो थे वो बीमार हुए, तो उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा ने उनको कहा कि आप इंग्लैंड चले जाएं। जब वो इंग्लैंड गए तो इन्होंने क्या किया कि फोर्थ एंड लास्ट टाइम ये फिर जो है ना सिकंदर मिर्ज़ा खुद गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बन गए, क्योंकि इसके बाद फिर जो है ना गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया था। फिर हमारे पास क्या आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मोहम्मद अली बोगरा थे, वो स्टेप डाउन हो गए। उसके बाद जो हमारे पास आफ्टर FC ऑर्डर जो क्या हुआ 1955 के बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी 23 मार्च 1956 तक। उसने क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दिया हमें। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना वो ड्राफ्ट हो गया, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन रहती थी। अब उससे क्या हुआ कि इस टाइम तक जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ना उसमें PM पावरफुल था, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, पावर PM का हाउस जो था वो ज़्यादा पावरफुल था। गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया, और जो हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। अब चैलेंजेस बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे, इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जो चैलेंजेस थे वो दर्ज झेल हैं। मतलब ये फॉर एग्जांपल ये था कि हमारे पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री होनी चाहिए, PM स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये उस वक्त चैलेंजेस थे, ठीक है। उसके बाद क्या था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान और ईस्ट पाकिस्तान वगैरह के बारे में। वेस्ट जो है ना वो कहता था कि फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, यूनिकैमरल जो हमारे पास लेजिस्लेचर होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो है ना फ्रेंचाइज इश्यूज़ थे, ठीक है, उनका सफरेज थी, राइट टू वोट का इशू था, यूनिवर्सल सफरेज थी, मतलब एवरीवन वोट 18+ वोट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड सफरेज मतलब हमारे पास रिस्ट्रिक्ट टू वोट फॉर स्पेसिफिक मतलब कंट्री या स्पेसिफिक एज, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड सफरेज कहते हैं। यूनिवर्सल सफरेज उसे कहते हैं कि 18 साल से ऊपर के हर बंदा वोट दे सकता है। तो ये जो थे ना चैलेंजेस थे फर्स्ट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राफ्टिंग से पहले, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या था कि हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स हम किसे कहते हैं कि हमारे पास अगर
एक है ना हल्का है, उसके अंदर मुसलमान है और नॉन मुस्लिम है, तो मुसलमान को वोट सकते हैं, नॉन मुस्लिम को वोट दे सकती हैं, मतलब ये एक दूसरे को वोट नहीं दे सकते। उसको हम क्या कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और जॉइंट इलेक्टोरेट्स क्या कहते हैं, जो भी खड़ा उसको कोई भी वोट कर सकते हैं विदाउट एनी रिलीजन और विदाउट एनी कास्ट और क्रीड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट्स कहते हैं, इलेक्टोरेट्स कहते हैं। हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सफरेज और जॉइंट इलेक्टोरेट्स ये मिलकर हमारे पास क्या बनाते थे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेलिंग माइनॉरिटीज़। तो इन्होंने पता है हमारे पास क्या किया, यूनिवर्सल सफरेज और हमारे पास जॉइंट इलेक्टोरेट्स ने मिलकर हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना उसकी रिजिलियंस को कायम रखा। उसके बाद हमारे पास क्या था कि अक्टूबर 7 1958 के अंदर पहला मार्शल लॉ लगाया गया। सिकंदर मिर्ज़ा, अब ये लगाता कौन है, सिकंदर मिर्ज़ा लगाता है इसको जनरल अयूब खान को, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह फिर जो हमारे पास था ना ये पहला मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है 1958 के अंदर PLD 1958 SC 533 के तहत जो है ना 200 केस आता है। 200 केस का एक नाम है बंदे का। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो FCR रूल्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, जो स्टार्ट में अप्लाई थे फिर बाद में रिमूव कर दिए गए, तो उन अंडर FCR रूल वो क्या था कि फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, ये हार्ड रूल्स थे, इन्होंने बरतानिया ने इसको बनाया था। इसका मतलब क्या था कि इसने जो 200 था ना, इसने कत्ल किया था। जो जिरगा था ना उसने इसको क्या दी थी, डेथ पेनल्टी दी थी। तो इसने उसको क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। 200 के वकील ने उसको क्या कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि इसको डेथ पेनल्टी ना दी जाए, क्योंकि जिरगे ने इसको डेथ पेनल्टी दी थी। और किस बिना पर दी थी, कत्ल करने की बिना पर, और किस रूल के तहत दी थी, FCR रूल के तहत, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन रूल के तहत। ठीक है, तो उस केस को क्या कर दिया गया, चैलेंज कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और डिसीजन किस चीज़ के तहत दिया गया, 1956 जो था ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था। उन्होंने क्या कहा कि जो 200 को है ना डेथ पेनल्टी कैंसिल कर दी जाए ऑफ FCR रूल, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है तो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नलीफाई हो जाएगा। तो इस तहत जो 200 थे ना उनको डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती थी, उनको उनका जो है ना 1956 के तहत वो जो FCR रूल था उसके तहत उनको डेथ पेनल्टी दी जा सकती थी। तो इसका फिर क्या हुआ कि इसको जब उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो एक तरफ अयूब खान की टीम थी, उन्होंने कहा कि FCR जो है ना डेथ पेनल्टी दे सकती है। उन्होंने कहा कि FCR रूल के तहत जो है ना डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। उन्होंने मतलब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। फिर हमारे पास क्या आता है, 1959 का बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डर आता है। ये कौन लाता है, अयूब खान लाता है। इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना वो तो इन्होंने नलीफाई कर दिया था, क्योंकि इन्होंने FCR रूल के तहत जो फैसला दे दिया था। उसके बाद हमारे पास क्या थी कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, ये परेशानी थी। 80,000 जो थे ना हमारे पास बेसिक डेमोक्रेट्स मेंबर इलेक्ट हुए पूरे कंट्री के अंदर। उन्होंने फिर क्या किया कि एक तरफ अयूब खान था, एक तरफ फातिमा जिन्ना थी। ठीक है, इसमें विनर अयूब खान था और लूज़र कौन थी, फातिमा जिन्ना थी। अब बेसिक डेमोक्रेट्स किस पे डिपेंड करते थे, ये अयूब खान पे डिपेंड करते थे, जैसा वो चाहेगा इनको वैसे मोल्ड कर सकता था। अब बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डर ये क्यों लाया, बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डर इसलिए लाया कि हमारे पास ये ना जो इलेक्शन थे ना उनको ये अपने इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पर यूज़ कर सके एज ए इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट, मतलब जनरल अयूब खान। ठीक है, उसका फिर हमारे पास क्या हो गया, इसने एक कमीशन बनाया 8 जून 1962 को, कि जो हमारे पास दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसने क्या आएगी। ठीक, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने के लिए 1962 के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास इंडिया से जंग छिड़ गई चाइना की। ठीक है, पहले इंडिया ने चाइना से जंग लड़ी, फिर 1962 के अंदर पाकिस्तान के साथ स्टार्ट हो गई। उस वक्त क्या थे, भुट्टो थे, अयूब थे, और अयूब क्या थे कि फील्ड मार्शल थे कश्मीर इशू की वजह से। ठीक है, तो सेकंड वार जब हुई वो हमारे पास 1962 के अंदर जो इंडिया की असल जंग थी ना वो चाइना से हुई, और हालात हमारे साथ भी बनते रहे। 1965 के अंदर पाकिस्तान की दूसरी जंग स्टार्ट हो गई, जिसे हम इंडो पाक वार भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि आफ्टर द वार जो वेस्ट पाकिस्तान था उसके अंदर जो हमारे पास है ना PPP, वो उसके जो है ना उधर असर, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर PPP का असर ज़्यादा था, और जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके अंदर किसका असर ज़्यादा था, हमारे पास मुजीबुर रहमान की पार्टी का। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि 1965 की वार में उनका इंडिया का मोटिव ये था कि वो लाहौर को फतह करेंगे, और पाकिस्तान का ये था कि हम इसको डिफेंड करेंगे। अयूब खान जो है ना वो स्टेप डाउन हुए और पावर हैंड कर दी जनरल याहिया खान को 1965 की वार के बाद। तो इससे फिर क्या हुआ कि हमारे पास जो ना था ना हालात ख़राब हो गए। दूसरा मार्शल लॉ याहिया खान ने लगा दिया। ये कब लगाया, 25 मार्च को लगा दिया। फिर हमारे पास क्या आया, LF 1970 आया, याहिया खान ने इशू किया।
इन्होंने कहा कि जनरल इलेक्शन होंगे। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ट्रिपल पी इन्होंने सीट्स जीती। वेस्ट पाकिस्तान की सीट्स जो थी ट्रिपल पी की वो थी हमारे पास 81, और ईस्ट पाकिस्तान में जो अवामी लीग ने सीट्स जीती थी वो थी 160 सीट्स। तो धांधली हुई, फिर भी ये ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग जीत गई। तो उसका क्या हुआ कि भुट्टो जो था ना वो पावरफुल था, याह्या खान से भी ज़्यादा पावरफुल था। उसने याह्या खान को क्या कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, एक सिविलियन होते हुए भी। और जो मुजीबुर रहमान थे ना, उन्होंने कहा कि अदर एक्सेप्ट मैंडेट और एक्सेप्ट 6 पॉइंट्स ऑफ माइन। उन्होंने कहा कि या तो हमारा मैंडेट दो, मतलब मैं पीएम बनूंगा, या हमें गवर्नमेंट दो, या फिर हमारी जो है ना 6 पॉइंट मानो। 6 पॉइंट्स के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कौन से थे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, या प्रॉपर फेडरेशन होनी चाहिए, टैक्स राइट टू प्रोविंस होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ। ऑपरेशन सर्च लाइट का क्या था कि थर्ड इंडो पाक वार की तरफ ये ले गया हमें। अब ये क्या हुआ कि इसे ईस्ट पाकिस्तान जो है ना वो बांग्लादेश के अंदर कन्वर्ट हो गया। 1974 के अंदर पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया एज ए न्यू स्टेट। ये ऑपरेशन सर्च लाइट के नतीजे में हुआ सब कुछ। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो याह्या खान थे ना, उनका रोल पॉजिटिव रहा थ्रू आउट। भुट्टो को जो था ना चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, और उसने क्या किया कि हमारे पास 14 अगस्त 1973 को थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दिया भुट्टो ने। इसके अंदर क्या था कि हमारे ये 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम सूटेबल है इन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए। तो ज़िया-उल हक ने जो है ना सुपर सीड करके जनरल लगे थे। इन्होंने ज़िया-उल हक को सुपर सीड करके जनरल लगा दिया भुट्टो ने। मतलब ये जूनियर थे मगर इनको सीनियर से भी ऊपर मतलब लगा के जनरल लगा दिया। तो हमारे पास 5 जुलाई 1970 को क्या होता है कि थर्ड मार्शल लॉ लग जाते हैं, भुट्टो को कैप्चर कर दिया जाता है, और उनको जो है ना डेथ पेनल्टी दी जाती है मर्डर की वजह से। तो फिर ब्रिगेडियर नियाजी जो होते हैं ना, उनकी प्रोपेगेंडा किलिंग होती है भाई यूएस की तरफ से। और फिर हमारे पास क्या होता है, ज़िया-उल हक पावर के अंदर आ जाते हैं। 4 अमेंडमेंट्स आती हैं बाद में। अब हम उन अमेंडमेंट्स को डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास 8th अमेंडमेंट है, 17 अमेंडमेंट है, 13 अमेंडमेंट है और 18th अमेंडमेंट है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो 52 हमारे पास जो है ना 8th अमेंडमेंट, इसमें हमारे पास क्या है 58(2)(b). 58(2)(b) क्या करता है, ये हमारे पास प्रेसिडेंट को क्या करता है, ये पावर देता है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। 17th अमेंडमेंट के अंदर फिर 58(2)(b) जो था ना, उसको क्या कर दिया गया, बैक कर दिया गया या ब्लॉक कर दिया गया। फिर हमारे पास क्या आया 13 अमेंडमेंट के अंदर दोबारा 58(2)(b) जो है ना इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या हुआ, हमारे 18th अमेंडमेंट के अंदर फिर दोबारा 58(2)(b) को ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह है कि हमारे पास ये फिर जो इन्होंने है ना अब 18th अमेंडमेंट के बाद ये रास्ता बंद कर दिया है कि एक प्रेसिडेंट जो है ना वो किसी भी असेंबली को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को या पार्लियामेंट्री असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा सिस्टम जो है ना वो पक्का पार्लियामेंट्री सिस्टम बन चुका है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं बन सकता। STV क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये किसके लिए हम करते हैं, ये सेनेटर की सिलेक्शन के लिए करते हैं, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है सेनेटर्स की, ठीक है। अब ज़िया-उल हक की जब डेथ हो गई तो जनरल इलेक्शन हुए। ट्रिपल पी की जो बेनज़ीर थी वो गवर्नमेंट के अंदर आई, और गुलाम इसहाक खान ने क्या किया था, वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 58(2)(b) के तहत इनको डिसॉल्व कर दिया। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इलेक्शन हुए, उनको भी 58(2)(b) के तहत सैक कर दिया गया। फिर PP की बेनज़ीर की हुकूमत आई, उनको फ़ारूक लगारी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दोबारा 58(2)(b) के तहत क्या कर दिया, सैक कर दिया। फिर मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई और 58(2)(b) के तहत क्या किया, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी जो थी ना उन तीनों को कंट्रोल कर लिया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, पॉइंट 11 जो हमारे लेक्चर के उसमें लायर मूवमेंट आती है। लायर मूवमेंट के अंदर क्या होता है, वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, मतलब डायरेक्ट जो है ना डिक्टेटर सिस्टम वो ख़त्म हो। ट्रिपल पी के जो यूसुफ रज़ा गिलानी है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जरदारी प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर आसमा जिलानी का केस आता है, और जो है हैंस केल्सन थ्योरी है, अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो वो फिर हमें इस सारे सिनेरियो के बारे में बताती है कि क्या लॉ के अंदर इलीगल है और क्या हमारे पास पाकिस्तान के अंदर लीगल हुआ। और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जब जरदारी का दौर था तो इस इफ्तिखार चौधरी थे, उन्होंने फुल बेंच बनाया और फैसले दिए। तो ये क्या, उनके जो फैसले थे उनको क्या एज ए अथॉरिटी डिक्लेयर किया जाता था, कोई उनको टाल नहीं सकता था। इफ़ एनी मार्शल लॉ या डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इज़ इलीगल, तो इफ्तिखार चौधरी ने क्या किया कि हमारे पास जो है ना मार्शल लॉ को और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इलीगल करार दे दिया। क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत ही कोई भी आर्मी चीफ या जनरल जो होता था ना, वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लेता था और असम्बलीज़ को डिसॉल्व कर देता था। तो आज उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँगा, वरना ये काफ़ी लंबा हो जाएगा।